नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी बीजेपी के नए चौधरी। बीजेपी ने यूपी में बतौर नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को लेकर बड़ा दांव चला है। दरअसल अगड़ा और पिछड़ा गठजोड़ से ही पंकज चौधरी 7 बार से सांसद बन रहे हैं। अब अपना दल और अन्य सहयोगियों से परंपरागत कुर्मी वोट छीनने की संभावना प्रबल हो गई है। वहीं परंपरागत मत सहेजने के साथ पीडीए कमजोर करने का भी ये बड़ा दांव माना जा रहा है। आपको बता दें कि पंकज चौधरी का नामांकन दाखिल होते ही यह तय हो गया कि वह पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरअसल नामांकन का समय खत्म होने तक किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया। खबरों के मुताबिक रविवार को औपचारिक रूप से उनके नाम की घोषणा की जाएगी। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और कुर्मी बिरादरी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं समर्थकों का मानना है कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने के लिए पार्टी ने एक अनुभवी और जमीनी नेता पर भरोसा जताया है। वो साफ सुथरी छवि के हैं, मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बार के साथ हैं, लोकप्रिय नेता हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव चला है। समाजवादी पार्टी की पीडीए की काट और जो पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए यह बड़ा कदम कहीं ना कहीं माना जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी ने कई एक तीर से कई निशाने किए हैं कि उनके नाम की घोषणा का औपचारिक ऐलान कल होगा, लेकिन वो नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि 7 बार सांसद हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, सरल और साफ सुथरी छवि के हैं और मोदी और योगी के करीबी हैं। मनीष जी, प्रकार से जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे और जब नॉमिनेशन का समय आया तो उस समय जो है सिर्फ उनके द्वारा ही नॉमिनेशन भरा गया और विरोध में किसी ने भी अपना नॉमिनेशन नहीं भरा। तो वहीं पर पूरी तरीके से तय हो गया कि वो निर्विरोध जो है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। मौके पर उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, साथ ही कई मंत्रीगण जो है वहां पर मौजूद रहे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है एक ओबीसी नेता और कुर्मी समाज के नेता को जो है उत्तर प्रदेश का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिस प्रकार से माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर जाति की बात की जाए तो करीब सेकंड नंबर पे ये कुर्मी की जात यहाँ पर आती है। जिस प्रकार से यादवों के बाद जो है कुर्मियों की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। तो ये पूरा आधार जुड़ा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि लोकसभा के चुनाव में जो है जिस प्रकार से जो है पिछले बार देखा गया था, पूर्वांचल में करीब 18 सीटें हैं, 18 सीट से घट करके जो है 8 सीट पर जो है 10 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी आ गई थी और अपनी वापसी और 2027 के चुनाव में सबसे अहम बात देखने कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा के चुनाव में काफ़ी कमज़ोर हुई थी। जिस प्रकार से ओबीसी जो वोट है वो कट करके समाजवादी पार्टी में चला गया पीडीए के नारे के अंतर्गत, उसकी काट की तलाश कर रही थी। उसी काट की तलाश के अंतर्गत ये देखा जा सकता है कि पंकज चौधरी का जो है नाम सबसे, हालांकि कल पीयूष गोयल जो है इसका पूरा अनाउंसमेंट करेंगे, उनके द्वारा ही कहा और गाजे बाजे के साथ किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कल का पूरा प्रोग्राम रखा है, सभी लोग जो है यहाँ पर संगठन से लेके सभी, पीयूष गोयल सभी लोग लखनऊ में से मौजूद हैं। कल 1 बजे के सुबह से ही कार्यक्रम लेगा, लेकिन जो घोषणा तौर पर की जाएगी 1 बजे तक ये पूरा प्रोग्राम जिसमें हर प्रकार से हर पहलू से जो है उत्तर प्रदेश की जनता को मैसेज दिया जाएगा। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी लगातार जो है इस पर सवाल जरूर उठा रही है। उनका ये साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुर्मी जो समाज के जो पिछले नेता रहे, चाहे उसमें कटियार जी की बात की जाए जो अयोध्या से जुड़ करके उनको देखा गया, वो कहाँ है। इसी प्रकार से कई और भी प्रदेश अध्यक्ष इसी जात से आते थे जिनको जो है भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत बड़ा रुका, लेकिन वो इस समय कहाँ है। तो इसी प्रकार के सवाल जो है विपक्षी
विपक्षी दल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको की परेशानियों और उनकी नीतियों की वजह से काफ़ी परेशान। तो इस प्रकार से विपक्षी दल सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन जो देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है प्रदेश अध्यक्ष का नाम चुनना, 7 बार के सांसद, ये सबसे बड़ा अहम है। कोई उनके ऊपर अभी तक आरोप नहीं है और जिस प्रकार की देखा जा सकता है कि महाराजगंज से लगातार जो है 7 बार सांसद रह चुके हैं, वहाँ की जनता के कितने लोकप्रिय नेता हैं। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वहाँ जब वो महाराजगंज की जनता के लिए इस प्रकार से योजनाओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के बदौलत जो है उनको हर बार जो है उनको चुना जाता है, तो वो यही मैसेज जो है पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को उन्हीं के माध्यम से देने का प्रयास रहेगा। तो कहा जाए जो एक मंथन था वो मंथन जो है अब खत्म हो गया है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब 2027 की तैयारी में पूरी तरीके से लगी हुई है, हर एक पहलू, हर एक चीज पर नज़र रख करके जो है हर एक जाति से ले करके जो है हर उनके पहलू को ले करके जो है 2027 की विधानसभा की तैयारी कर रही है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी आपका बहुत शुक्रिया। तो पंकज चौधरी को कमान अब मिल चुकी है। कल औपचारिक ऐलान होगा उनके नाम का। तो बीजेपी का कुर्मी बिरादरी पर चौथी बार ये दांव। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और लोकप्रिय हैं, साफ सुथरी छवि के हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो बड़ा वर्ग एक है उत्तर प्रदेश में, कुर्मी बिरादरी उससे आते हैं, जो आगामी 2027 के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब हम बात करेंगे खतरे का मसला, बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश डीजीपी को पत्र भेजकर कहा है कि शिवराज सिंह पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर है। आईएसआई शिवराज सिंह चौहान की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं शिवराज के भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास के चारों तरफ पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है। वहीं दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। शिवराज पर आईएसआई की ओर से दिलचस्पी दिखाने की जानकारी मिली। उन्हें पहले से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन अब सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। इनपुट मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों शहरों में चौहान की सुरक्षा रिंग को मजबूत किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात भोपाल बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ी हुई देखी गई। अखिलेश सिंह जी हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, शिवराज सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कहा जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं आईएसआई के निशाने पर हैं शिवराज सिंह, इसलिए बढ़ाई है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको चुना जाना है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन अब जो बात सामने आई है कि आईएसआई के निशाने पर हैं शिवराज सिंह, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इनपुट मिला है कि जो आईएसआई आतंकवादी संगठन है जिसका नेटवर्क भारत के कई शहरों में एक्टिव है, इस तरह के इनपुट गृह मंत्रालय को मिले थे। खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो मिले इनपुट के आधार पर शिवराज सिंह चौहान जो भारत सरकार में मंत्री है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके दिल्ली आवास से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल आवास तक की कोठी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। हालांकि उनको Z+ सिक्योरिटी पहले से ही भारत सरकार ने दे रखी है और जो मुख्यमंत्री रहे हैं तब सिक्योरिटी और भी थी, और अब इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है कि गृह मंत्रालय को जो खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिए थे कि आईसीआई का जो नेटवर्क है, आईएसआई नेटवर्क के जो यहाँ पर हैंडलर्स हैं वो रेकी कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के जो आवास भोपाल का और शिवराज सिंह चौहान का आवास जो दिल्ली में है, उन दोनों आवासों पर वो नजर रख रहे हैं। आजाही, रेकी, समय तमाम चीजों की वो इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली थी कि आईएसआई के एजेंट दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार सक्रिय हैं और शिवराज सिंह चौहान की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और उनके संबंध में तमाम जानकारियों को वो इकट्ठा कर रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय की तरफ से भोपाल के डीजीपी यानी मध्य प्रदेश सरकार के डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है कि शिवराज सिंह चौहान को Z+ सिक्योरिटी पहले से दी गई है। उसके साथ साथ
स्थानीय पुलिस और जो वहाँ की खुफिया एजेंसी स्टेट की है उसकी निगरानी और सक्रियता को बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश पुलिस का घेरा है उसे और सतर्क किया जाए। उनके कोठी के आवास पाती है कि काफी लंबे दायरे में बैरिकेडिंग की जाए, जहां पर किसी को आने न आने के लिए वहां प्रतिबंधित किया जाए और कोठी तक आने वाले लोगों की गहनता से जांच पड़ताल की जाए कि किसी तरह की कोई चूक सुरक्षा में नहीं हो कि जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो और कोई बड़ी घटना घटे। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश पुलिस और डीजीपी को बाकायदा अलर्ट किया है। वहां की खुफिया एजेंसी को भी अलर्ट किया है। भारत सरकार की जो खुफिया एजेंसी है वो लगातार आईएसआई के एजेंटों के नेटवर्क को खंगाल रही है और ये भी जानकारी जुटा रहे हैं कि आईएसआई एजेंट है वो शिवराज सिंह चौहान की सारी जानकारी और उनकी रेकी किस लिए कर रहे हैं, मंशा क्या है, मकसद क्या है, इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऐसा आईएसआई के जो एजेंट शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो इनपुट इकट्ठा कर रहे थे उन पर बड़ी कार्रवाई कब होती है, गिरफ्तारी कब होती है, वो कौन लोग हैं, कहाँ छिपे हैं और कहाँ से हैंडलर्स और एजेंट काम कर रहे हैं। अनुज, हाँ बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आईएसआई के निशाने पर हैं शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री के खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट की जमीन पर निर्माण जमीनों पर एफआईआर, माफ कीजिएगा ग्रामीणों पर एफआईआर। नोएडा के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 2 के लिए अधिसूचित भूमि पर अवैध निर्माण करने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर हुकुम सिंह गांव के 27 ग्रामीणों पर रबूपुरा थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन का आरोप है कि ग्रामीण सरकार की ओर से जारी अधिसूचना और भूमि अधिग्रहण की अनदेखी कर अवैध तरीके से नए मकान बनवा रहे हैं ताकि बाद में मुआवजे और पुनर्वास लाभ का गलत फायदा ले सके। बताया जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण फेज 2 के लिए कसौली बांगर, दयानतपुर, बीरमपुर, मुड़राहा, रनहेरा और करौली बांगर की लगभग 1181 हेक्टेयर भूमि पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है। शासन ने 2022 में अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अधिग्रहण पूरा होने तक इस भूमि पर न तो कोई खरीद फरोख्त होगी और न ही कोई नया निर्माण किया जाएगा। इसके बावजूद ग्रामीण निर्माण कर रहे थे, जिसके बाद लेखपाल ने शिकायत दर्ज कराई और अब प्रशासन ने 27 ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अधिग्रहण का फायदा उठाने का आरोप लगा है इन किसानों पर। जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध निर्माण। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, प्रशासन ने 27 ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज कराई है और अब आरोप यह है कि अधिग्रहित की गई जमीन पर फायदा उठाने की वजह से जो ग्रामीण है वो निर्माण कर रहे हैं, अवैध निर्माण इसको बता रहे हैं, इस वजह से इन पर कार्रवाई की गई है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? मनोज, नगला हुकुम सिंह गांव का मामला है, थाना रबूपुरा क्षेत्र में आता है, जहां पर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के निर्माण के जो जमीन एक्वायर की गई थी उस जमीन पर जो है ये करीब जो है 28 भूमाफिया जो है जो कब्जा कर रहे थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जिला प्रशासन द्वारा पहले नोटिस भेजी गई थी कि आप लोग इस जमीन का कब्जा जो है इस पे कब्जा न करें, लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ भूमाफिया जो है यहाँ ग्रेटर नोएडा के जो लोकल रहने वाले गाँव के लोग हैं, कुछ भूमाफिया टाइप के लोग थे जो इस पे करके इस पर अवैध निर्माण कर रहे थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और जल्द से जल्द इनकी जो अधिग्रहण की जा चुकी है उस जमीन को खाली कराने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। देखा जाए तो जो यहाँ के जो लोकल है, जो यहाँ के किसान है, उनकी जमीन एक्वायर हो जाने के बाद भी आज भी कब्जा किए हुए बैठे हैं, जिससे प्रशासन आए दिन उनको नोटिस देता रहता है और जल्द से जल्द खाली करने का उनको आदेश देता है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो भूमाफिया अभी भी जेवर एयरपोर्ट के आसपास में एक्टिव है। भोले भाले लोगों को बताते हैं, जो बाहर से लोग हैं उनको सस्ते रेट में जमीन देने का लालच देते हैं और उस जमीन को जो है वो बेच देता है, जिसको लेकर के भूमाफिया अच्छी तरह से एयरपोर्ट के आसपास सक्रिय है मनोज, जिसको लेकर के प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है मनोज। हाँ बिल्कुल अशोक द्विवेदी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जेवर एयरपोर्ट की जमीन, अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण का ये मामला, 27 ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई है और प्रशासन का आरोप है कि ग्रामीण इस जमीन पर, जो अधिग्रहित की हुई जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं।
और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अतिक्रमण के खिलाफ शिकंजा। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अतिक्रमण के खिलाफ शिकंजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इन दिनों हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। शनिवार को भी यहां श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघे जमीन पर अतिक्रमण मुक्त ये जमीन कराई गई है। डीएम मयूर दीक्षित ने बीते दिनों ग्राम समाज की इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पीला पंजा चला और पूरी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। डीएम के अनुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करें, ये भी चेतावनी, ये भी अपील की गई है। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोग सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उसको चिन्हित करके उसको नियमानुसार हटा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें श्यामपुर कांगड़ी में करीबन 10 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ स्ट्रक्चर्स थे और अवैध रूप से खेती आदि का काम कर रहे थे, वो सरकारी जमीन थी। उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम हरिद्वार की निगरानी में इस अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही मेला भूमि जो है उस पर भी सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारी जमीन के कब्जेदारों पर चला है पीला पंजा। 10 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। तो लगातार सरकार, प्रशासन आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रखेगा, ये निर्देश, ये चेतावनी प्रशासन ने दी है। तो सरकारी जमीन के कब्जेदारों पर लगातार पीला पंजा चल रहा है। 10 बीघे सरकारी जमीन जो ग्राम समाज की थी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और ये अभियान लगातार जारी है। प्रशासन आगे भी ये कार्रवाई, ये अभियान लगातार जारी रखेगा। और अब बात करेंगे मेसी के कार्यक्रम में बवाल। लियोन मेसी के भारत दौरे के पहले दिन ही कोलकाता में बवाल हो गया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार को लियोन मेसी के स्वागत का जश्न कुछ मिनटों में हंगामे में बदल गया। आपको बता दें, अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी को देखने के लिए भारी रकम चुकाकर पहुंचे हजारों फैंस उस वक्त गुस्से से भर उठे। उन्हें अपने ही हीरो की एक साफ झलक तक नसीब नहीं हुई। आपको बता दें कि लियोन मेसी सुबह करीब 11:30 बजे अपने इंटर मियामी के साथी फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल के साथ स्टेडियम पहुंचे। मैदान पर कदम रखते ही मेसी ने दर्शकों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्हें जर्सी भी भेंट की गई। मेसी, डी पॉल और सुआरेज तीनों मुस्कुराते हुए स्टेडियम का चक्कर लगाते नजर आए। इस दौरान मेसी ने कुछ फैंस को ऑटोग्राफ भी दिए और हाथ भी मिलाया। हालांकि वह लगातार वीआईपी आयोजकों और सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहे, जिससे गैलरी में बैठे आम दर्शकों को उन्हें ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिल पाया। जिसके बाद दर्शक जो थे वो भड़क उठे, हंगामा करने लगे। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम में बिगड़े हालात। लियोन मेसी के कार्यक्रम में बवाल देखने को मिला है। 10 मिनट में जश्न से हंगामे में बदला ये माहौल। और अब हम बात करेंगे हमले की बरसी, शहीदों को श्रद्धांजलि। आज संसद हमले की 24वीं बरसी पर देश अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है, जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और अन्य सांसदों ने इस हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद किया। संसद हमले में कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और देश भर में इस घटना को देश की सुरक्षा और शौर्य की याद के रूप में याद किया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित समारोह में सभी नेताओं ने फूल चढ़ाकर और श्रद्धांजलि देकर शहीद सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और बलिदान को सम्मानित किया। इस अवसर पर संसद परिसर में गणमान्य व्यक्तियों और सुरक्षा अधिकारियों को भी उनकी उपस्थिति रही और देश भर में शहीदों को याद कर उनके बलिदान को नमन किया गया, सलाम किया गया। और अखिलेश, हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, संसद पर हमले की आज वर्षी है। शहीदों के बलिदान के इस दिन को आज नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री ने, सांसदों ने इस बरसी पर उन शहीदों को नमन किया, उनको पुष्पांजलि दी जिन्होंने
देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, संसद भवन पर आतंकवादी हमले की 24 वर्ष हो गए हैं और ये 24वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर संसद भवन की सुरक्षा में तैनात रहे हमारे पुलिस के जवान और तमाम फोर्स के जवानों को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। शहीद हुए पुलिस के जवानों को याद किया जाता है, उनकी शहादत को से आगे प्रेरणा लेने की बात की जाती है और इस पर याद किया जाता है कि किस प्रकार आतंकवादियों ने आज ही के दिन 24 वर्ष पहले आतंकवादी हमला किया था, जिसमें तमाम लोग शहीद हो गए थे। अब सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है, किसी तरह की ढिलाई नहीं देनी है और आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकजुट रखना है। इसको लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संसद भवन के परिसर में किया जाता है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति और इसके साथ साथ सदन के नेता प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता राहुल गांधी समेत तमाम सांसद इस समय मौजूद रहते हैं। आज बाकायदा राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य सांसद वहां पहुंचे और उन्होंने शहीदों की याद में शहीदों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि सभा में शोक जताया और साथ ही साथ उनकी शहादत को नमन किया। तो कहा जा सकता है कि आज 24 साल पूरे होने के अवसर पर उस काली घटना को, जो भारत के इतिहास में एक वही बेहद दर्दनाक और आतंकवादी हमले के तौर पर मानी जाती है, इसको याद करके और आगे की ये सीख लेने के लिए तमाम तरह की सुरक्षा एजेंसियों में, पुलिस के जवानों में और तमाम सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों को इससे प्रेरणा लेनी पड़ती है कि आज के दिन जो घटना घटी थी, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कई जवान हमारे शहीद हुए थे, ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति न हो और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया जाए, उनकी शहादत को याद किया जाए, उनकी वीरता को प्रणाम किया जाए। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। आज देश अपने शहीदों को के बलिदान को याद कर रहा है। 24वीं वर्षी के अवसर पर उन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने इस हमले के दौरान देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।